नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। क्या गौमांस खाकर ही कोई शख्स अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित कर सकता है या फिर गौ हत्या और गौमांस के सेवन का समर्थन कर ही खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित किया जा सकता है? इन दिनों इस तरह के सवालों के जरिए कुछ लोग कथित सेक्युलर खेमे की आलोचना करते दिखते हैं। ऐसे माहौल में तस्लीमा नसरीन के एक बयान के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बांग्लादेश मूल की उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन ने अंग्रेजी अखबार से बातचीत में भारत में सेक्युलर होने का मतलब हिंदू विरोधी होने जैसा बताया है। आज का मुद्दा में हम तस्लीमा के इस बयान पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर उसे बीफ खाना था, होटल में खा लेता, बंद कमरे में खा लेता। उसने हिंदुओं की भावना को भड़काने का काम किया था, उस विधायक को भड़काने का काम किया था। भारत माता का, गौ माता का सच्चा सपूत था, उससे नहीं रहा गया। ऐसा ही होता है जब कोई गलत एक्शन होता है तो रिएक्शन ऐसे ही होता है। यजुर्वेद में भी दिया गया है 30वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि कोई भी अगर गाय की हत्या खाता है या मांस खाता है तो उसको कड़ा से कड़ा दंड दे। और यहाँ तक अंत में श्लोक ने कह दिया, मंत्र ने, कि उसकी मृत्यु दंड का विधान निश्चित किया जाए। देश के ज्यादातर हिस्सों में गौमांस खाने पर रोक है, गौ हत्या पर रोक है, गौ तस्करी पर रोक है, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर गौमांस खाना, गौकशी और गौ तस्करी होने पर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठती। ऐसे में जब देश के छिटपुट हिस्सों में इसे लेकर माहौल बिगड़ता है तो ज्यादातर आवाज कानून तोड़ने वालों के पक्ष में गूंजती है। इसके बाद दो खेमों के कट्टर चेहरों को नफरत की सियासत का मौका मिलता है। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होती है। सेक्युलर बनने की नेतागिरी शुरू होती है। कानून के खिलाफ काम करने वाला हर शख्स दोषी होता है, लेकिन निंदा सिर्फ एक पक्ष की होती है। क्या ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छद्म धर्मनिरपेक्षता है? इस वक्त उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर हिमाचल के सिरमौर तक की घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। निंदा होनी भी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं की निंदा करने वालों को क्या कानून के खिलाफ काम करने वालों की भी खबर नहीं लेनी चाहिए? अगर ऐसा ना भी करें तो कम से कम भड़काने वाले काम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? पहले मुझे ये चीज बताइए, अगर वो कहते हैं मैंने बीफ पार्टी दी, बीफ में काफी चीजें आती हैं, अब उसमें गाय कहां से बीच में आ गई? उन्होंने ऐसी मवाद खड़ा कर दिया। अगर वो वाकई हिंदुस्तान के हमदर्द होते, मुझे कहते आपने क्या किया था, उसमें गाय था, कोई चीज था। गाय तो मेरे लिए गोश्त है। देश के किसी न किसी हिस्से में चुनावी माहौल होता ही है। ऐसे में भड़काने वाली हरकतों से फायदा उठाने की कोशिश हर खेमा करता है। इस चक्कर में कई बार माहौल ऐसा बनता है जिसमें इंसानियत मारी जाती है। इन दिनों देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे पीएम मोदी भी चिंतित हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने अमित शाह से मिलकर पार्टी की तरफ से विवादास्पद बयानबाजी करने वालों पर लगाम लगाने को कहा है। इसका असर भी फौरन दिखा। अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर, साक्षी महाराज, संगीत सोम, संजीव बालियान को तलब किया और हिदायत दी। हालांकि मुलाकातियों ने इस मुलाकात पर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं। लगातार इस तरीके के बयान आ रहे। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, बीजेपी के नेता कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो सब नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये सारे लोग हैं जो संविधान के दायरे में राजनीति करने को सोचते हैं, संविधान पर शपथ रख रहे हैं, हाथ रख शपथ रख रहे हैं और उसी संविधान की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं, चूर चूर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अब सीधे तौर पर पहलकदमी करनी होगी और कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज गलत कितनी भी हो, लेकिन वो वायलेंस को बढ़ावा नहीं दे सकती। पॉलिटिक्स के अंदर वायलेंस की कोई जगह नहीं है और इसलिए ये किसी का व्यक्तिगत हो सकता है मत, मैं भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। बहुसंख्य हितों की बात करना, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जाना और अल्पसंख्यकों की हर बात में साथ देना सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट, क्या ये जायज है? ऐसे माहौल में बांग्लादेशी उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन से एक अंग्रेजी अखबार ने बातचीत की। तस्लीमा से सवाल था, क्या भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है? हाँ, मुझे इसका डर है।
आपने हाल ही में ट्वीट किया था कि भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है वो ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष लोग मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी हैं। वे हिंदू कट्टरपंथियों के कामों की तो आलोचना करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों के घृणित कामों का बचाव करते हैं। यही है आज का मुद्दा। क्या तस्लीमा भारत के जनमानस को आईना दिखा रही हैं? क्या सेक्युलर मतलब हिंदू विरोध हो गया है? आज का मुद्दा बहुत साफ है। किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय कैसा महसूस करते हैं, वहां की सामाजिक संरचना को मापने का थर्मामीटर इसे ही माना जाता है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को उसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की वजह से दुनिया सलाम करती है। लेकिन तस्लीमा के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण होता है? दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदुस्तानी धर्मनिरपेक्ष जमात मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी है, जैसा कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं? तीसरा अहम सवाल ये कि क्या कथित सेक्युलरवादी मुस्लिम कट्टरपंथियों का बचाव करते हैं? चौथा सवाल ये कि क्या देश में धर्मनिरपेक्ष जमात को अब शक की निगाह से देखा जाने लगा है? और पांचवा सवाल ये कि क्या सोच समझकर सेक्युलरवादियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? कुछ अहम सवाल हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मेरे साथ लेखक वीरेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल जी। बंसल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दहलवी साहब आपसे करना चाहूँगा। अभी मुझे लगता है मुद्दा हम सभी मेहमानों को क्लियर है, सारे पैनलिस्ट को क्लियर है। छोटा छोटा कमेंट सभी का चाहूँगा। तस्लीमा नसरीन ने जो कहा उसमें कितना दम लगता है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक जाहिरी बात है, एक लेखिका है और उनके अपने विचार हमेशा विरोधाभास के शिकार रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कभी वो मुस्लिम विरोध की बात करती हैं, कभी हिंदू विरोध की बात करती हैं। खुद इंडिया के अंदर एक फिल्म रिलीज़ हुई थी लज्जा करके, जिसमें माधुरी दीक्षित जो स्टेज पे जो है वो अग्नि परीक्षा को ये कह के इनकार करती हैं कि मैं इसको नहीं कर सकती, ये राम की गलती थी। और ये लिखने वाली कोई और व्यक्तियाँ नहीं थी, उसको लिखने वाली, उसको प्रेरित करने वाले यही तस्लीमा नसरीन थी। इसलिए वो लेखिका कम हैं और पब्लिक फ्रेंडली या उनको कहा जाए कि मीडिया डार्लिंग बनने के लिए उनके इस तरीके के बयानात आते हैं। वो भारत की धर्मनिरपेक्षता हमारे तस्लीमा नसरीन पे हम चर्चा नहीं कर रहे। हम उन्होंने जो बात कही है वो बात में आपको क्यों लगता है वो बेदम बात? नहीं, बेदम बात है। मुझको लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का सेकुलरिज्म इतना कमजोर नहीं है कि उनकी एक राय से जो है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, बलूनी साहब आपकी क्या राय है? अनिल बलूनी साहब, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? विनोद बंसल जी, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है बलूनी साहब सुन नहीं पा रहे। नहीं, देखिए, बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। बात किसने कही है महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि ये वास्तव में इस देश के अंदर बड़े लंबे समय से चला रहा है। हिंदुओं का जब दमन होता है तो सारे सेकुलरवादी लोग बिल्कुल चैन की नींद सोते हैं। किसी को नहीं चिंता कि चट्टीपुरा में कितने हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई। कोई पत्रकार नहीं जागता, नहीं कोई ये तथाकथित सेकुलरवादी जो अभी इस समय जो सम्मान लौटाने की बात करते हैं उनमें से कोई खड़ा नहीं होता। जब भी हिंदुओं का नरसंहार होता है सब चुप रहते हैं। गौ माता की हत्या व्यापक पैमाने पर पिछले 60 सालों में हुई है और इन सब चीजों को लेकर के हम बार बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं, भाई बचाओ बचाओ बचाओ, कानून का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो, न्यायपालिका का सम्मान करो, देश की संस्कृति और इसकी अर्थव्यवस्था पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकिए। लेकिन सब शांत रहते हैं। लेकिन एक कोई आदमी मर जाता है, कारण कुछ भी हो, नहीं, कोई भी मरता है तो वो कोई भी मरता है तो वो सही नहीं है देश में। इस मुद्दे पर हम रहते हैं। मैं इस पर और थोड़ा डिटेल में बात करता हूं। ठीक है, एक एक करके पहले सबकी राय जान लेते हैं। शर्मा जी, गौ हत्या के खिलाफ या ऐसे किसी मुद्दे पर या हिंदुओं के खिलाफ आप लोग बोलते क्यों नहीं दिखाई देते, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, ये तो आरोप कांग्रेस के ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन के समय से रहा है। और जो आप गौ हत्या का विरोध करते हैं? पूरी तरह से। आप देखिए कि 28 जो राज्यों में जहां पर गो हत्या के खिलाफ कानून बना है उसमें से 24 कांग्रेस के समय में बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ऐसे ठेकेदार हैं राष्ट्रवाद के और हिंदुत्व के, और वही लोग राष्ट्रवाद को भी, जो हमारा संविधान है, उसको सबसे ज्यादा ठेस वही लोग पहुंचाते हैं। हिंदू धर्म को भी अगर कभी, या मुस्लिम धर्म को भी अगर कभी किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उसके जो झूठे ठेकेदार हैं
उन लोगों ने पहुंचाया। आप तस्लीमा नसरीन के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मैं देखिए उनका बयान कई परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। एक परिप्रेक्ष्य उसका यह भी है कि कांग्रेस अगर माइनॉरिटीज की बात करे तो कांग्रेस को प्रोजेक्ट किया जाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस अगर कोई भी बात सही करे तो वो उसको कहा जाता है कि नहीं साहब ये तो देखिए हिंदुओं के विरोधी हैं। और पिछले कुछ वर्षों में खास तौर पर इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कई मीडिया चैनल्स जो हैं वो पूरी तरह से सुबह से ही इस टॉपिक को चलाना शुरू कर देते हैं। हम पूरी तरह से कोई भी चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में कोई भी कट्टरपंथीता है उसके खिलाफ हम बात करते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर कांग्रेस से भी कोई गलती हुई है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। वीरेंद्र यादव जी, कांग्रेस को किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता अभी इस पे आएंगे। मुझे लगता है बहस अभी थोड़ा धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन एक एक करके सबकी राय हो जाए। वीरेंद्र यादव जी, तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएं जो हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, तस्लीमा नसरीन के बयान के एक अंश को लेकर के यहाँ पर बहस हो रही है, जबकि उन्होंने लंबा साक्षात्कार दिया है और उस साक्षात्कार का परिप्रेक्ष्य है कि इन दिनों लेखकों ने जो अपने पुरस्कार सम्मान वापस किए हैं, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का ढांचा चरमरा रहा है और जो हिंदुत्ववाद आक्रामक है, जिस तरह लेखकों बुद्धिजीवियों की हत्या की गई है, एम कालबुर्गी, पानसारे, धाबोलकर, इन लोगों की हत्या की गई है, उस परिप्रेक्ष्य में तस्लीमा नसरीन से सवाल किया गया था। तस्लीमा ने लेखकों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान वापस करना लेखकों का अधिकार है और वो मैं उसके साथ हूँ। साथ ही तस्लीमा के जिस अंश को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है उसका संदर्भ क्या है, हमें ये देखना चाहिए। तस्लीमा को लेकर के हमेशा एक बहस रही है, उनकी लज्जा को लेकर के बहस रही है, उनके दूसरे तस्लीमा धार्मिक कठमुल्लों के खिलाफ, इस्लाम धर्म की बुराइयों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही है। तो कोई नहीं और बोला था तस्लीमा यह भी चाहती हैं कि सारे धर्म, चाहे वो ईसाई हो चाहे हिंदू हो, वहाँ जो धार्मिक कठमुल्लापन है उसका प्रतिकार किया जाए। नहीं, ये धार्मिक कठपुतलापन क्या किसी एक मजहब विशेष से जोड़कर देखेंगे या इसे आपको दोनों दायरों में देखना पड़ेगा? आप कुछ कह रहे हैं? क्या धार्मिक कठमुल्लापन एक नजरिए से देखा जाएगा या दोनों तराजुओं पर तौलना होगा? में देखना होगा। तस्लीमा का कहना यह है कि यहाँ के जो सेकुलर हैं उन सेकुलर को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की आलोचना जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं करते। हिंदू फंडामेंटलिस्ट की वो ज्यादा आलोचना करते हैं। तो जब वो कहती हैं तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो भारत का सांस्कृतिक संवैधानिक ढांचा है, उस सांस्कृतिक संवैधानिक ढांचे पर किससे खतरा है। मैं समझता हूं कि आज हिंदुत्व जिस तरह से आक्रामक है, उससे संविधान की मान्यताएं, संविधान सम्मित मूल्य आहत होने के कगार पर हैं। इसको तस्लीमा के बयान का को इस संदर्भ में देखा। बलूनी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बलूनी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा अंसार रजा साहब आप भी अपनी इस पर राय रखें। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि हम मुस्लिम कट्टरपंथ की जब बात होती है तब उतना विरोध नहीं जताते हैं और हिंदुओं पर या हिंदू कट्टरपंथ पर ज्यादा सबकी नजर रहती है, और खासतौर पर वो ज्यादा पढ़े लिखे और सेक्युलर कहलाते हैं जो हिंदू कट्टरपंथ के खिलाफ बोले। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था चल रही है इस वक्त। प्रवीण जी, आपने 4-5 लोगों को सुन लिया। हम बहुत लंबी बात इस सिलसिले में नहीं करेंगे। तस्लीमा नसरीन कौन है, उन्होंने क्या बयान दिया है, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये वो औरत है कि जो अपने मुल्क में अपना मकाम नहीं बना सकी, वो यहाँ आकर के आग लगाने के लिए आई कि अब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, चलो वहाँ जाकर के आग लगाते हैं। और उसने ऐसा काम किया है कि चाहे वो उड़ीसा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, बूढ़े बूढ़े लोग उसको गोद में लेने के लिए तैयार हो गए थे जब इस मुल्क में आग लग रही थी। उस वक्त कहाँ चला गया था सेकुलरिज्म? उस वक्त तो सबको बाहर निकल के आना चाहिए था। आज उसने जरा सी बात कह दी तो हमारे कुछ हिंदू संगठन उसकी तारीफ में बाहर निकल के आ गए कि साहब बहुत अच्छी उसने बात कही है। जब वो आग लगा रही थी तब क्यों नहीं निकले? ऐसी लोगों की और मैं उनका देखिए समर्थन और विरोध तो हमारे हमेशा चलता रहता है। उनका विरोध करने वाले उस वक्त नहीं थे, ये कहना गलत होगा। आज जो समर्थन करते हैं वो समर्थन करते हैं। उस वक्त जब वो मुसलमानों के खिलाफ लिख रही थी, आप क्यों नहीं निकल के बाहर आए? आज क्यों आप बाहर निकल करके आ गए? बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, ये किसी व्यक्ति की या किसी पत्रकार की या किसी व्यक्ति उसकी कोई तस्लीमा नसरीन की तारीफ नहीं हो रही। किसकी हो रही है? बात सिद्धांत की है।
वास्तव में भारत सिद्धांत किसको कहते हैं? आग लगा दी जाए, जैसा कि आज 5 जनों ने किया है। अरे सुनिए, क्या 5 जन ने क्या 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 मतलब आग लगा दी जाए, कौन सी आग लगा, समर्थन कर दिया जाए मारने वालों का? नहीं, बताओ कौन सी बात कही उन्होंने? क्या नहीं कहा है? 5 जन में उस क्या किताब कहा पर है? पाबंदी लगनी चाहिए, कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। बात कर रहे हैं उसमें कत्लेआम की बात हो रही है, बाकायदा संपादक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जोर जोर से चिल्लाने से कुछ चिल्लाने की बात नहीं, मैं कानूनन बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात करिए। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए ऐसा 5 जन में क्या लिखा है? बिल्कुल लिखा है कि जिस आदमी ने कत्ल किया उसका समर्थन करना चाहिए मारने वाले का। आप कानून में हाथ में लेकर, कानून को हाथ में लेकर क्या बात कर रहे हो भैया? मुझे क्या बात करते हैं? मेरी बात साहब, नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए प्रवीण जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी किसी माता बहन बेटी के साथ कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई अस्मिता दांव पर है, कोई देश के ऊपर हमला करता है, क्या मैं क्या साबित हो गया कि देश के ऊपर हमला हुआ है? बात सुनिए तो यार, क्या देश में हमला हो गया? एक मिनट की बात पूरी चल जाएगा। मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। मेरे घर में आकर के कोई मेरे ऊपर हमला करता है, क्या मैं सबसे पहले पुलिस को बुलाऊंगा या मैं उसका प्रतिकार करूंगा? मुझे संदर्भ क्या है? क्या कहना चाहते हैं? हम कानून को हाथ में ले लेंगे, संदर्भ का मतलब वो है। संदर्भ यह है कि गौ माता की रक्षा के लिए कौन रक्षा नहीं कर रहा है? अरे जो रक्षा करने का आप रक्षण कर रहे हैं वही रक्षा नहीं कर रहे हैं, और क्या है रक्षा? कौन आज तक कोई हिंदुस्तान का मुसलमान बताइए जिसने सीना ठोक के ये कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूँ? अरे यार, जी ने कहा है, सभी इसका विरोध कर रहे हैं, सभी इसका गिना देता हूँ सारे। ये मैं आपको मुस्लिम नाम दिखाऊंगा। अरे किताब नहीं दिखा रहा, मैं आपको नाम पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। वही तो कराऊं, मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए 5 जन पर। क्यों लगना चाहिए? क्या मतलब राष्ट्रवाद का जागरण ही 5 जन कर रहा है? क्या जागरण कर रही है? कौन सी बात? ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी माता के ऊपर हमला होगा कि मैं चुपचाप बैठूंगा? नहीं हो, कोई चुपचाप एक मिनट। अच्छा चलिए, इस सवाल का जवाब ऐसे सीधे लेते हैं ना अंसार। चलिए अंसार रजा साहब, गौ हत्या का आपने कहा है, जैसे देलवी साहब भी करते हैं, आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं। गौ मांस खाने का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं हम। ठीक है, गौ मांस खाने वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं? सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर, इस कानून के तहत कार्रवाई हो। लेकिन किसी को जान लेने का हक नहीं है। ठीक है, अनिल बलूनी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कुछ बातें आपने अभी यहाँ पर सुनी भी है और हमारा मुद्दा बहुत साफ है। तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा? ठीक है अनिल बलूनी साहब, एक मिनट सुन लेते हैं। बलूनी साहब जी, क्या सवाल आपका बताइए? बहुत साफ सवाल है। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि हमारे यहाँ एक तरह का कट्टरपंथ या धर्मनिरपेक्ष कहलाने की परिभाषा जो है वो बहुत गड़बड़ाई हुई है। नहीं, देखिए प्रवीण जी, वाकई अगर आप देखेंगे, अगर पिछले कुछ समय के अंदर तो एक फैशन सा बन गया है किसी एक वर्ग को गाली देने का, और उसको कह के लोग ब्रॉड माइंडेड अपने आप को बताते हैं। देखिए, मैं जहां तक अपनी पार्टी का आपको स्टैंड बताता हूं, हम लोग एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है पार्टी का, और जो भी लोग यहाँ पर हैं सब एक मानव हैं, और उन सब के लिए हम सब 125 करोड़ लोगों को एक मानते हैं। और हम शुरू से इस बात को, जब से देखिए सरकार आई है, हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 साल का मॉरिटोरियम रखो, विकास करने दो, देश को नई विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने दो। ये तो गुड़ी बातें हो गई बलूनी साहब। जो बयान आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है एक के बाद ऐसे बयान, ये कौन बोल रहे हैं बीच में? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, एंकर बोल रहा हूँ शो का। प्रवीण जी रुक जाइए, प्रवीण जी मेरे को पूरी बात खत्म कर लीजिए। बात, प्रश्न ये है सीधा सा, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर जो कहा जा रहा, कथनी और करनी का फर्क, जो बयान आ रहे हैं और उस पे जो बातें, आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सब अप्रिशिएट करेंगे। प्रवीण जी मैं आता हूँ, बिल्कुल प्रवीण जी मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा था, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए प्रवीण जी, हम लोगों ने कहा 125 करोड़ लोग, बिल्कुल सब बराबर है, सब समान है। लेकिन देखिए, इसमें मैं मानता हूं, अब जैसे आप दादरी वाले एपिसोड पे चले जाएंगे, मुझे पता है जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद, आप उसमें किसी स्पेसिफिक आदमी की बात करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी वहां क्या करने गए। अरविंद केजरीवाल आपके सामने टीवी चैनल पे सबको दिखते हैं, बोलते हैं 5 मुस्लिम विधायकों से बात कर लो, उनको तोड़ लो धर्म के नाम पर। कोई उसको नहीं कहता ये कम्युनल आदमी है। आज तक किसी ने केजरीवाल को कम्युनल नहीं कहा, आज तक राहुल गांधी को किसी ने कम्युनल नहीं कहा, आज तक लालू प्रसाद यादव को किसी ने कम्युनल नहीं कहा। कम्युनल कहने के लिए कौन मिलता है? जवाब क्या देना चाहेंगे फटाफट? इसमें मेरा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की आदत हो, कम्युनल है, बस 1 मिनट इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। 3-4 विषय सामने आए, बड़े अच्छे हिंदी के शब्द बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो हैं वो डिक्शनरी में से ढूंढ के लाते हैं, लेकिन इनका क्रियाकलाप क्या है?
कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ, जो हिंदुओं के, मुस्लिम्स के खिलाफ बोलता है, माइनॉरिटीज के, उनको मंत्री बना देते हैं। राम यादव और दूसरा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लोग केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं। अब बीजेपी साहब, सोनिया गांधी तो आपको सोनिया गांधी और उनसे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, आप लोगों को फोबिया क्यों हो गया? राहुल गांधी, नहीं, बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं जो गाय के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करके केवल गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय को बचाना नहीं चाहते, केवल राजनीति कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती महात्मा गांधी से हुई थी और आज उसका खामियाजा हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। बीज बोया था गांधी ने, बीजारोपण किया गांधी परिवार ने, और आज वो पेड़ इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया कि उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख है उन साहित्यकारों के प्रति जिन्होंने अपने पुरस्कार वापिस लौटाए। उस दिन उन्होंने अपना पुरस्कार वापिस क्यों नहीं लौटाया इन साहित्यकारों ने? जब 84 के दंगे हुए और सिखों का कत्लेआम हुआ, जब मुजफ्फरनगर के अंदर गौरव और सचिन की कत्लेआम हत्या की गई और कम से कम 78 लोगों का कत्लेआम हुआ, उस समय इनका दिल नहीं दहला? उस समय क्यों इन्होंने अपना पुरस्कार वापस नहीं किया? क्या भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है? हाँ, मुझे इसका डर है। आपने हाल ही में ट्वीट किया था कि भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है वह ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष लोग मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू कट्टरपंथियों के कामों की आलोचना तो करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों के घृणित कामों का बचाव करते हैं। तस्लीमा के पक्ष में दलील देने वाले कुछ तथ्यों की रोशनी में इसे बयां करते रहते हैं। मसलन, जब तस्लीमा को बांग्लादेश से निकाला गया तब सेकुलरवादी चुप क्यों थे? जब तस्लीमा पर हैदराबाद में हमला हुआ तब सेकुलरवादी खामोश क्यों थे? जब अकबरुद्दीन ओवैसी पर तस्लीमा की हत्या कर धमकी देने का आरोप लगा तब क्यों सन्नाटा पसर गया? इन मौतों पर खुद को सेकुलर होने का दावा करने वालों ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? गुलाम अली विवाद पर बहस जारी है। शिवसेना ने गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द करवाया तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें न्योता दे डाला। सवाल उठता है कि जब ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान के खिलाफ बरेलवी संगठन रजा अकादमी ने फतवा जारी किया तो कथित सेकुलरवादियों ने इस पर खामोशी क्यों ओढ़ ली? जबकि 13 सितंबर को रहमान का कार्यक्रम फतवा की वजह से रद्द करना पड़ा था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। 2012 में सलमान रश्दी को जयपुर में बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्या धार्मिक नेता तौकीर रजा खान से वोट के लिए केजरीवाल की मुलाकात धर्मनिरपेक्षता है? कथित सेकुलर विरोधी जमात ऐसे उदाहरणों की लंबी फेहरिस्त पेश कर सकते हैं। सवाल वही, क्या सेकुलर का मतलब हिंदू विरोधी होना है? आज का मुद्दा का ये बड़ा मुद्दा है और इसमें मेरे तमाम पैनलिस्ट के साथ साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनंत विजय भी जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले दहलवी साहब आपसे और आलोक शर्मा जी आपसे बहुत फटाफट चाहूंगा, आपने रिपोर्ट देख ली, सवाल दोहराऊंगा नहीं, तब चुप क्यों रहते हैं, अब क्यों बोलते हैं? दहलवी साहब पहले। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए संघ की और हमारे बंसल साहब की परेशानी है। अव्वल तो छठी सिंह पूरा सिखों का नरसंहार हुआ था और आपको मालूम है कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा मुखालिफ और पहला मुखालिफ मुशीरुल हक थे जो वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत का सेकुलरिज्म इतना महान है कि तस्लीमा नसरीन से समझने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में मैं आपको बात बताता हूं, उनको बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसी से तो और बाहर देखिए, ऐसा है, मुझको सेकुलरिज्म की परिभाषा सिखाने के लिए पाकिस्तान का जैद हामिद हो या तस्लीमा नसरीन हो, मेरा इतना मुझको आलोक जी और बंसल जी समझने की ज्यादा जरूरत है, बाहरी विदेशी लोगों से मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। मेरा कहना यह संक्षेप के साथ, मैं इस मुल्क में रहता हूं जहां इतनी सहनशीलता, तस्लीमा क्या समझेगी, जहां 67 साल में ये आलोक जी बैठे, इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, जहां सेकुलरिज्म की ये परिभाषा और मुसलमानों में ये बर्दाश्त हो कि 67 साल में गली की बुनियाद रखने से और आईएनए को तो समुद्र में उतारने तक नारियल फोड़ा जाता हो, जहां दूरदर्शन एकमात्र चैनल होने के बावजूद रामायण और महाभारत दिखाता हो,
उस देश में हिंदुत्वता या सेकुलरिज्म की बात नहीं, ये बर्दाश्त है, एक दूसरे को सीखने की बात है। इसलिए इस देश में हिंदुत्वता का मतलब भारतीयता था, तो आज भी बंसल साहब फटाफट, फिर मैं आनंद जी के पास जा रहा हूं। मैं उन चंद घटनाओं को जिक्र करना चाहता हूं। अभी देखिए कि जब ध्वनि प्रदूषण की बात आती है तो कहते हैं कि अभी जो रामायण जो अपने ये जो अभी जो चल रहा है, क्या नाम है, नवदुर्गाएं चल रही हैं, उस समय कह रहे 10 बजे माइक को बंद कर दो। हाईकोर्ट और नहीं, हाईकोर्ट क्या था? नहीं, मैं हाईकोर्ट परमिशन लेके आई, अरे शिवसेना शिवाजी पार्क के लिए परमिशन जब 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, क्या वो होता है क्या वो वॉल्यूम उतना है क्या? मंदिरों से जब लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं और मस्जिदों से नहीं उतारे जाते हैं, ये हम यहाँ थोड़ी तय करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं होती जब आप बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अपने देखिए एक बात, जब 4 बजे आप दोनों को देखो तकलीफ हो गई। एक छोटी सी बात को आप दोनों में तकलीफ हो गई ना। ये देखिए, यही तो समस्या है। हम यहाँ पर एक मिनट मैं सभी को रोकना चाहूंगा। हम यहाँ सब पढ़े लिखे लोग, पैनलिस्ट, आप लोग इतने जिम्मेदार चेहरे हैं, जब हम ये सब बातें करेंगे, इस तरीके से बातें करेंगे, तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि बाहर हम क्या इंप्रेशन दे रहे हैं और क्या बात करें। एक मिनट, नहीं, इस बात को यहाँ रोकना पड़, मैं नहीं चाहता कि इससे ज्यादा अप्रिय स्थिति यहाँ बने। ठीक है बंसल जी, ये देखिए धार्मिक आस्थाओं का भी मसला, उसका हमें ध्यान रखना होगा, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। ये मैं बहुत स्पष्ट यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ठीक है आनंद जी, हम यहाँ पे भी पैनल पर देख रहे हैं एक सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म की बात तस्लीमा नसरीन कह रही हैं, साहित्यकार हैं, तो फिर तमाम धर्मों के मानने वाले, आस्था रखने वाले हैं। आखिर तस्लीमा की बात में कितना दम है? देखिए प्रवीण, तस्लीमा की बात में बहुत दम है। तस्लीमा जो कह रही हैं, अभी मैं दहलवी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे सेक्युलरिज्म, हमें जरूरत क्यों पड़ी 70 के दशक में अपने संविधान में सेक्युलरिज्म जोड़ने की? इस बात पे हमें विचार करना पड़ेगा। क्यों हमें देश में धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जोड़ना पड़ा? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो उस समय कानून बनाने वालों ने सोचा होगा, जिसकी वजह से ये शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया। और उसके बाद के हालात को देखें, क्योंकि वो इमरजेंसी के ठीक पहले जोड़ा गया था, और इमरजेंसी के बाद जिस तरह से इंदिरा गांधी ने वामपंथियों को अपने समर्थन के एवज में साहित्य और संस्कृति की पूरी जमींदारी सौंप दी, उसके बाद से ये मामला बहुत तूल पकड़ता गया। आप देखिए MF हुसैन के मसले पे बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये लोग आजकल बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कलबुर्गी के मसले को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब कॉमरेड पंसरे की हत्या हुई थी 2013 में, तब ये कहां थे? तब इनका धर्मनिरपेक्षता या सहिष्णुता या पुरस्कार लौटाने की बात इनकी क्यों नहीं जागी थी प्रवीण? मेरा ये सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है। अचानक से दादरी के बाद इन्होंने दादरी का मामला उठाकर एक बड़े सवाल को डाइल्यूट कर दिया। बहुत बढ़िया। आलोक शर्मा जी पहले आपसे, फिर उसके बाद में मैं बाकी के मेहमानों से, खासतौर पर वीरेंद्र यादव जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले आलोक जी आप जवाब दें। देखिए 4-5 विषय उठकर आए हैं। एक तरफ साहित्यकारों के जो सम्मान लौटाना है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं 84 में किसी साहित्यकार की इस तरह से हत्या नहीं हुई थी, ना ही मुजफ्फरनगर कांड में हुई थी। आज अगर अलग अलग इश्यूज, मैं माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं आलोक शर्मा जी, अलग अलग इश्यूज पे जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। सीधी बात यह है कि आप कई मुद्दों पर चुप रहते हैं, सामने नहीं आते, और कुछ मुद्दे हैं जिन पर बहुत कूद कर सामने आते हैं। सीधा सवाल है। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। एक मिनट जवाब, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं। हम सब बैठे हैं, हिंदू भी बैठे, मुसलमान भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़े समुदाय को लंबे समय ठीक है। आलोक जी फटाफट, आलोक जी बोलिए, अपना जवाब दीजिए। अगर ये मुल्क सेकुलर नहीं होता तो हिंदुस्तान में 125 करोड़ में जितने भी वोटर हैं, ये सिर्फ 30% वोट मोदी को नहीं जाता। सर हम उस सवाल पे जाएंगे, ये सवाल अलग है, फिर इसमें बहस अलग हो जाएगी। आनंद जी आपसे एक सवाल देलवी साहब करना चाह रहे हैं। ठीक है अंसार रजा साहब, एक मिनट अंसार रजा साहब, मौलवी बोलते रहेंगे सारे लोग, हमारा कोई नंबर नहीं आएगा। आ रहा हूँ बलूनी साहब, आ रहा हूँ। ठीक है एक मिनट, जब तक सेकुलरिज्म रजा का आलोक शर्मा जी का ज्ञान हम सुनते रहे, हमारा भी तो सुनिए। बहुत अच्छी, और आपने जिस तरीके से रखा, लेकिन आनंद में एक बात करना चाहता हूं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा
जो सूरत हाल आज है, इसी देश में वो तमाम लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की जिस तरीके से आलोचना की थी, और आज भी कुलदीप नैयर जैसे लोग मौजूद हैं। हमारा कहना है जब भी लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत भी मिला कांग्रेस को, मतलब इस बात को भी साथ आप जोड़ दीजिए कि देश की जनता ने पुनः, नहीं आप सुन ही रहे बहुत देर से, आपने पूरे शो को हिंदू मुस्लिम शो बना दिया, जैसे आप बिहार में किसी पक्ष को मदद करना चाहते हो। साध्वी प्राची के बयानों को आप चला रहे हैं, जो राष्ट्रपिता को उटपटांग चला बोल रही है। हाँ, तो गलत कर रही है, यही कह रहे हैं हम, कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ तो गलत कह रहे हैं, कौन उनका समर्थन कर रहा है, आप किस तरह से समर्थन कर रहा है? ये तो जब आपको बोलने दे रहे हैं बीजेपी कहेगी, आपको क्यों बोलने देते हैं? कांग्रेस के लोगों के क्यों बयान चला रहे हैं? आपको मैं एक बात बता दूंगा लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता को मौलवी जी को देना तो प्रमुख है। एक मिनट, क्या ऐसे व्यक्तियों को, कैसे लोगों को महत्व मिलना चाहिए? आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है, एक मिनट बंसल साहब, एक बहुत जायज, एक बहुत लाजमी प्रश्न किया बंसल साहब, एक मिनट आरएसएस तो हमेशा महात्मा गांधी से दूर विरोधी रही है, जिन लोगों ने अपनी जान इस देश की एकता को बनाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसका प्रवक्ता को सबसे ज्यादा समय मिलता है। हाँ एक मिनट बलूनी साहब, आपका समय अभी शुरू हो रहा है, बस एक प्रश्न उठाया आलोक जी ने। नहीं, मेरा समय क्या, सारा समय तो आलोक शर्मा के पास दिया आपने, सारा पूरा समय आलोक शर्मा। अनिल जी अभी मैं आलोक जी के पास अभी आया हूं, बलूनी जी आलोक शर्मा जी ने अभी तक नहीं बोला था, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, मैं आपको एक बात बता दूं। पूछना चाहता हूं बलूनी जी, एक मिनट सर, मैं बलूनी जी से पूछना चाहता हूं, ये पंजाब से चली थी वहां आपकी सरकार, नहीं सुनिए, क्यों नहीं रोका? सवाल भी आप कर रहे हो, जवाब भी आप ही दे रहे हो। आज आलोक शर्मा पूरे काम संभाल रखे क्या? पिछले साल की रिपोर्ट है, गुजरात से सिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। भाई प्रवीण जी ऐसे डिबेट करानी है तो ऐसे डिबेट नहीं होगी। अब आप बलूनी जी, आप बलूनी जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट सवाल कैसे सुन पाएंगे? एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए आलोक जी, एक मिनट इस तरह का माहौल आप देश के अंदर बना, एक मिनट। नहीं आलोक शर्मा को बंद कराइए इनकी आवाज को। अरे 7,000 गुजरात से गायब हुई, कहाँ गई? बस ठीक है, अब बस एक मिनट, सवाल हो गया, सवाल हो गया, सवाल हो गया, एक मिनट सवाल हो गया। बलूनी जी अब एक सवाल किया गया, सीधे उसका जवाब। नहीं जवाब नहीं, पहले हमको समय थी, पहले हमको भी बोलना भैया। बोलिए, आप ही का समय सब सुन रहे हैं, इसमें काम की बात बोलिए इस समय में। अभी आप ही ठीक है, ठीक बोल कौन रहा है? 15 महीने तो हो गया बोलते बोलते, एक मिनट करके दिखाओ। सुनिए, करके दिखाएंगे, आप अपना चश्मा बदल दीजिए, सबको दिखेगा आपको, समझ गए ना? चश्मा ऐसे गलत नंबर का चश्मा पहन के रखेंगे नहीं दिखेगा। अब एक जब समय मिलता है तो हम सार्थक बात करें, सवाल किया गया उसका जवाब दें। प्रवीण जी सुनिए, प्रवीण जी जी प्रवीण जी सुनिए, जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक किसी अधिकारी की मौत होती है, वो एक धर्म विशेष से होता है, उसको 50 लाख रुपए देता है, 5 लोगों को नौकरी दी जाती है। दूसरे व्यक्ति की उसी पद पे मौत होती है, उसको 5 लाख रुपए नौकरी के लिए उसके घर वाले दर दर भटकते हैं। कम्युनल कौन है बताइए? अगर सोनिया गांधी बाटला हाउस में जाकर बाल्टी भर के सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, मुलायम सिंह की सरकार है। सोनिया गांधी कोई कम्युनल नहीं कहता है, कोई कम्युनल नहीं कहता है। प्रदेश की जनता उन्होंने एक बात कही, उत्तर प्रदेश को अपने पिछले उन्होंने एक सवाल किया आलोक जी आपसे, एक सवाल दागा आपके, उसका जवाब दीजिए। उन्होंने एक बात कही कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति की हत्या होती है तो नौकरियां मिलती है, हरजाना मिलता है, एक को नहीं मिलता। जी मुझे केवल बता दीजिए, आप भी सवाल कर रहे हैं, बलूनी साहब भी, दोनों को इतना भी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप इसका सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आलोचना करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में हुए दादरी कांड में राहुल गांधी क्यों चले जाते थे? वो तो समाजवादी पार्टी का काम है, उन्हीं को जाना चाहिए, वहां पे किसी और को नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार को कभी राज्य में मदद ही नहीं करनी चाहिए किसी की, ये आपने तय कर दिया, ये भी फैसला हो गया। सेक्युलर मतलब हिंदू विरोधी, इस पर लगातार बातचीत जारी है। हमारे तमाम मेहमान बने हुए, सीधे वीरेंद्र यादव साहब आपके पास जाऊंगा। अनंत विजय जी को आपने सुना, उनका क्या कहना था, बलूनी साहब को आपने सुना। एक धर्म विशेष का कोई मरता है अधिकारी तो अलग सोच होती है, अलग तरजीह दी जाती है, कोई दूसरा मरता है तो कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में हम किस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और उस वक्त विरोध के सुर क्यों नहीं उठते, या उस मुद्दे पर विरोध के सुर क्यों नहीं उठते? देखिए, सच बात यह है कि इस केंद्र में नई सरकार के आने के बाद जिन ताकतों को इस देश के संविधान में भरोसा नहीं था, जो तिरंगे झंडे की जगह केसरिया को राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहते थे,
वीरेन जी, वो एकदम से प्रोत्साहित हो गई है। वीरेन जी, ये आपकी सोच हो सकती है, एक रंग में रखने का, एक विचारधारा में रखने का, एक धार्मिक, नहीं मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। सरकार बनी है, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी ने संविधान की शपथ लेकर संसद में, ये मुझे बोलने दीजिए। वीरेन जी, एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए उठ गया, अभी आप सुन रहे हैं कि आप एक साहित्यकार के तौर पर बैठे और ऐसा लगा कि आप पार्टी विशेष की तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए प्रश्न खड़ा हो गया। मेरे पास ऑफिशियली प्रवक्ता मौजूद है कांग्रेस के, आलोक जी, लेकिन जब आप एक साहित्यकार के तौर पर बोल रहे हैं तो बढ़िया, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे जवाब को आप सुने। नहीं, ये देखिए बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई है, सरकार विकास कर रही है, सबको समझ आइए, सरकार 5 साल की नहीं विकास करने वाली सरकार है, लोगों की समझ। देखिए, मैं समझता हूँ आज भाजपा के खिलाफ या भाजपा की किसी की नीति के खिलाफ, तो आप ही की बात बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी अगर बोलता है तो ऐसा लगता है कि साहब उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसा नहीं है, साहित्यकारों को कांग्रेस और देखिए एक बात ऐसा हुआ कि हाल के दिनों में ये छद्म धर्मनिरपेक्षता बढ़ी है। अनंत जी, आप भी आज तक पूरी तरह अनंत जी को इसमें लाता हूँ मैं, क्योंकि अनंत जी खुद एक साहित्यकार भी है। अनंत जी जब आप बोल रहे हैं या वीरेंद्र यादव बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दो पक्ष बोल रहे हैं, ऐसा आलोक शर्मा जी का आरोप है। नहीं, दो पक्ष की बात नहीं, आप पर्सनैलिटी में बात करिए ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब कांग्रेस पानसरे की हत्या हुई थी तो ये धर्मनिरपेक्षता की आप दुहाई देने वाले लोग कहाँ थे? जब आज कारमुर्गी की हत्या हुई उसके बाद ये अचानक खड़े हो गए तो इनकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब कॉमरेड पानसरे की हत्या हुई थी तब कहां थे? तब इन्होंने विरोध की मांग क्यों नहीं की? तब इनके तरफ से आवाज क्यों नहीं हुई? तब इनके किसी साहित्यकार की संवेदना आहत क्यों नहीं हुई? आज अगर दादरी में कोई मरता और उसको लेकर ये इतना बड़ा वितंडा खड़ा करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से जो पुरस्कार लिए हैं क्या वो लौटाने की हिम्मत इनमें है? क्या इनकी संवेदना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ अलग है और साहित्य अकादमी के लिए कुछ अलग है? साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है, इस बात को पुरस्कार लौटाने वालों और इन धर्मनिरपेक्षतावादियों को नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा रहेगा या नहीं रहेगा, बहुलवादी संस्कृति इस देश की बचेगी या नहीं बचेगी, सारे धर्मों के मानने वाले इस देश में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्यों नहीं बचेंगे? ये प्रश्न इस देश की जनता बहुत समझदार और बहुत मजबूत है। इस देश की जनता ने एक ऐसा प्रयोग देखा, उसके बाद उनको सबक सिखा दिया गया। गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा तो इस देश ये सब इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप शराफत से ही बैठे रहिए। मैं तो अपनी बात बोली, आप शराफत से अपनी बात बोलिए। मैं तो ये चाहूंगा, अभी भी पलायन हो रहा है और 1.5 साल बोलिए अपनी बात बोलिए। जम्मू कश्मीर का हाल बोलिए अंसार। देखिए, मैं सब सम्मानित लोग हैं, सबको समझना चाहिए। आप अपनी बात में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और आप सरकार, आपकी सरकार है दोनों जगह। जम्मू कश्मीर पिछले 2 वर्षों में बहुत बुरी हालत हो गई है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हिंदुओं से जाके पूछिए, जम्मू कश्मीर के पंडितों से जाके पूछिए किस तरह से फेस रहे हैं वो लोग। बलूनी साहब, एक छोटी सी गुजारिश आपसे करनी है। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और सुबह से चल रही है, मैं बड़ी खुशी हुई और आपसे अच्छा उसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। क्या जो उल्टी सीधी बयानबाजी कौन बोल रहे भैया? मुझे टीवी नहीं दिख रहा, पहले बताइए कौन पूछ रहे हैं? अंसार रजा बोल रहा हूं। अंसार रजा, ठीक है। अरे अंसार रजा तो हर वक्त जो है वो इस तरह के सवाल पूछते हैं और जब वो झूठे साबित होते हैं भाग जाते हैं। रोज इनकी आदत पड़ गई सवाल करने की। ये तो कोई बात नहीं। भाजपा बिहार की हार को देखकर भाजपा बौखला गई है, कहीं और जा रही है। बीजेपी बिहार को देखकर बौखला गई है। इतना सवाल भी नहीं सुनना चाहते। आज का मुद्दा, मैं अंसार रजा की सच्चाई बता दूं पहले आपको। आप सच्चाई अंसार रजा जो है आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।